हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा यूनिट चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको ब्रीफली बताया हुआ है कि हमने जब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, जहाँ हमने बोला था कि चार्जेस के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन होते हैं, यह लॉ वहीं से फॉरवर्ड किया गया है। उस टाइम हमने बताया था आपको, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है यह एक टाइप का फोर्स है, उसको नेचर ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अट्रैक्शन एक नेचर ऑफ फोर्स है, रिपल्सन भी एक फोर्स का नेचर है। तो यानी कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए कूलॉम्स ने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? तो स्टेटमेंट में अगर आप इस लॉ को कंपेयर करो तो यह लॉ ऑलमोस्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मिलता जुलता है। वहाँ दो मैसिव ऑब्जेक्ट होता था और दो मैसिव ऑब्जेक्ट के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होते थे और फिर हम ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करते थे। वहाँ दोनों मास एक दूसरे पे फोर्स लगाता था। ठीक उसी तरह से अगर हम दो चार्ज ले लें, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज ले लेते हैं Q2, इनके बीच का अगर गैप है R, तो कूलॉम्स के अकॉर्डिंग या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को ही कूलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये कहता है, इफ देयर आर टू चार्जेस व्हेन इट इज प्लेस्ड विद अ फाइनाइट डिस्टेंस टू ईच अदर, देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिc फोर्स। मैथमेटिकली if you derive this force, then mathematically this electrostatic force is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to the square of distance between the charges. Means यह जो कूलॉम्बिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे और दूसरा उनके बीच के डिस्टेंस पे। और रिलेशन क्या है? तो चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही कुछ हमारा ग्रेविटेशनल लॉ में भी था, 11th और 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारा फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमें मालूम है जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन को एलिमिनेट करोगे तो वी हैव टू टेक अ कांस्टेंट, सो वी टेक कांस्टेंट K। यहाँ K जो है वो फोर्स कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह एक बेसिक कूलॉम्स लॉ का एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ K के बारे में लिख सकते हैं वेयर K इज फोर्स कांस्टेंट। यह इंटरेस्टिंग ये है जो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट जो है यह मीडियम टू मीडियम चेंज होता रहता है, यानी कि ये फिक्स नहीं होता। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था G, जो कि हर जगह फिक्स था, चाहे वो कोई भी मीडियम हो। यहाँ पे ये डिफरेंट है। कूलॉम्स लॉ में जो K है यह फोर्स कांस्टेंट है और दिस फोर्स कांस्टेंट depends on medium present between the charges, यानी कि कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं कूलॉम्स लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस यही है कि वहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट था G, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, वो यूनिवर्सल था। जबकि इसका जो फोर्स कांस्टेंट है K, यह यूनिवर्सल नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है।
और अगर आप इसको एलोबरेट करके देखें तो फॉर वैक्यूम, अगर वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के लिए के की जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये कूलम्स लॉ का एक बेसिक कूलम्स लॉ हो गया। यहाँ पे हमने बताया दो चार्ज हमारे पास है, वो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो बेसिकली कितना फोर्स लगेगा। अब इसको अगर आगे मूव करें इसमें तो कूलम्स लॉ मीडियम का रोल कैसे हम समझ सकते हैं। देखो, तो मीडियम का रोल उसी फोर्स कांस्टेंट से समझ में आएगा। जैसे कि फॉर वैक्यूम के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0। अब यहाँ एक नया टर्म यूज कर रहा हूं मैं, ε0, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ε0 जो है यह इसको कहते हैं परमिटिविटी इन नॉट लगा, नॉट रिप्रेजेंटिंग वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसको कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और ये परमिटिविटी मीडियम के रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी मीडियम दो चार्ज के बीच जो प्रेजेंट मीडियम है वो उन दोनों चार्ज को कितना अलाउ करता है फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे पे, वही परमिटिविटी है। तो यानी कि चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स न केवल दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, न केवल उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बल्कि उनके बीच प्रेजेंट जो मीडियम है उस पे भी डिपेंड करता है। मीडियम ऑल्सो अफेक्ट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। So finally, if we take the charges in vacuum, so force becomes F0. Formula will be F0 equals to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. If the medium is not vacuum, it is a part of the vacuum, so we take force F0 in Fm. This is the force in medium Fm, and formula will be 1/4πε Q1 Q2 upon R square. कॉन्सेप्ट आर वेरी सिमिलर, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, दोनों सेम ही है कि अगर मीडियम होगा तो ε0 यूज किया जाएगा, अगर मीडियम नहीं होगा तो सिर्फ एप्सिलॉन यूज करेंगे। ε0 भी परमिटिविटी है, एप्सिलॉन भी परमिटिविटी है, इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। जो सिंबल यूज करें बार बार हम, दैट इज कॉल्ड द एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन। अब हम चाहते हैं इन दोनों परमिटिविटी के बीच एक रिलेशन डेवलप हो, वैक्यूम और पार्ट ऑफ वैक्यूम के बीच में। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं, फ्री स्पेस वाले फोर्स को और मीडियम वाले फोर्स को। तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square डिवाइडेड 1/4πε0 Q1 एप्सिलॉन ओनली, यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 upon R square। चार्जेस डिस्टेंस सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, F0/Fm इक्वल्स टू 1/ε0 डिवाइडेड 1/ε, जो कि हो जाएगा ε/ε0। और इसको रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी εr। बाद में इसको मैं कैपिटल के यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, जो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन अ मीडियम, force in a vacuum upon force in a medium equals to K, that is the permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर एक एग्जांपल लेके इसको समझें ये कैसे होगा,
तो मैं दो चार्ज ले रहा हूं, एक बार उसको वैक्यूम या एयर में रखते हैं और दूसरे बार उसको हम वाटर में प्लेस करते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस आता है। केस 1, जब व्हेन चार्जेज आर कैप्ड इन एयर, जब चार्ज को एयर में रखा गया है, ये केस 1 है, व्हेन चार्जेज आर कैप्ड इन एयर। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान के चलते हैं इसको सॉल्व करके 100 न्यूटन आ रहा है आंसर, लेट सपोज। तो जब हम इन्हीं दोनों चार्ज को व्हेन चार्जेस आर केप्ट इन वाटर, पानी में रख दें, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे, तो फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε Q1/Q2 अपॉन आर। यहाँ ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर हमें रिलेशन क्या पता है, जो F0/F इक्वल्स टू K। तो वाटर के लिए K की वैल्यू होती है, फॉर वाटर वैल्यू ऑफ K इज 80 और 79 भी कह सकते हैं। तो Fm हो जाएगा यहाँ पे F0 अपॉन में K, दैट इज F0 अपॉन 80 यानी 100 अपॉन 80। आप देख सकते हो जितना फोर्स दो चार्ज के बीच में वैक्यूम के अंदर लगेगा, उन्हीं दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पर अगर वाटर में प्लेस किया जाए तो वही फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि 80 टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाता है अगर हम मीडियम एयर के बजाय वाटर ले लें। तो इससे ये बहुत क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस पे डिपेंड करते हैं, उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और उन चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, फोर्स दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, जिसके थ्रू वर्क किया जाए तो वो वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो इसी टाइप का ये फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा क्लोज पाथ पे वो हमेशा जीरो होगा, ये किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ड्यूअल नेचर फोर्स है। इट इज ड्यूअल नेचर फोर्स। ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर भी होते हैं और रिपल्सिव नेचर भी होता है। ये बात पढ़ा था पहले भी, चार्जेस के बीच में ट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ये दोनों नेचर का फोर्स शो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स जो है अट्रैक्शन शो करेगा कब, जब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। व्हेन फोर्स इज नेगेटिव देन इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। व्हेन फोर्स इज रिपल्सिव देन इट इज व्हेन फोर्स इज पॉजिटिव देन इट इज रिपल्सिव फोर्स। यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन हम पॉजिटिव नेगेटिव से समझ सकते हैं। वो कैसे, आप देख सकते हो फोर्स के जो फॉर्मूला है वो
उसमें देखा हमने फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, Q1 एंड Q2 पे। तो अगर आप अट्रैक्शन चाहते हैं तो फॉर अट्रैक्शन के लिए तो अनलाइक चार्ज चाहिए हमें, अनलाइक यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट आंसर नेगेटिव आएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव नेचर का होता है, और रिपल्सिव फोर्स के लिए, रिपल्सन के लिए लाइक चार्ज चाहिए। फॉर रिपल्सन चार्जेस शुड बी लाइक, और लाइक चार्ज के लिए क्या कर सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। आप देख सकते हो मैथमेटिकली दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फोर्स इंप्लाइज रिपल्सन और नेगेटिव फोर्स इंप्लाइज द अट्रैक्शन। तो दो पॉइंट्स में देख लिया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, दूसरा ये ड्यूअल नेचर है, यानी कि अट्रैक्टिव भी होता है रिपल्सिव भी होता है। अच्छा, या एक बात और बता दूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूअल नेचर फोर्स नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, उसमें रिपल्सन कभी नहीं होता। जबकि चार्ज वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। थर्ड पॉइंट्स की बात करें हम, तो थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये बात कैसे, तब फॉर्मूला में देख लो, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ और फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यह मोशन से अनइफेक्टेड होते हैं, इसको कहते हैं अनइफेक्टेड ऑफ मैकेनिक्स। डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ पोजिशन, मतलब चाहे चार्ज मोशन में हो सिस्टम या वो रेस्ट पे हो, उनके बीच फोर्स हमेशा वही लगेगा। क्योंकि अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वो चार्ज सेम वही रहता है। यानी कि क्वांटम फिजिक्स इस पे काम नहीं करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वांटम फिजिक्स काम कर सकता है। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके मास में चेंजेस आ जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दिया था। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्वांटम फिजिक्स के कारण अफेक्टेड हो सकता है, मोशन में आने पर वो चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसे अलग है, वो क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड नहीं होता है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट है कूलॉम्स लॉ में हमने बात की है फोर्स की। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही होगा। तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ लगेंगे आर कैप। या आर कैप जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको आप अगर खोलोगे ये बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप यूनिट वेक्टर खोल सकते हैं वेक्टर आर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो ये हो जाएगा फाइनली फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा इंटू वेक्टर आर। ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है।
अगर के को हम खोल दें, एक ये फॉर्मूला यही हो गया वेक्टर फॉर्म में। दूसरा अगर के को हम खोल दें तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू आर क्या, आर वेक्टर। तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में इतना ही है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। उस न्यूमेरिकल में हमें बेसिकली ध्यान क्या रखना होता है, अगर दो चार्ज होगा तो सीधे हम फोर्स लगा देंगे। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं बताया तो आपको, 5th पॉइंट उसको मेंशन कर लेना आप। जो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक लीनियर फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ लीनियर फोर्स, यानी कि अलोंग द लाइन एक्ट होता है। अगर दो चार्ज हमारे पास हैं Q1 और Q2, तो या तो इसको अट्रैक्शन करेगा तो अलोंग द लाइन अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा तो अलोंग द लाइन रिपल्सन होगा। ये लीनियर फोर्स है। अगर दो है तो, अगर दो से ज़्यादा फोर्स होगा फिर तो वो उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें 1 by 1। और न्यूमेरिकल करते समय एक बात ध्यान ये रखना है कि कूलम्ब्स लॉ लगाते समय आप सिर्फ एक टाइम में दो ही चार्ज को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास दो से ज़्यादा चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट है और आपको बोला जा रहा है टोटल फोर्स निकालो, तो आप सभी चार्ज को एक साथ यूज नहीं कर सकते। एक टाइम पे दो चार्ज के लिए फोर्स निकलेगा। हाँ, 1 by 1 करके हम फोर्स सबका निकाल के फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे वहाँ पे, और रिजल्टेंट फॉर्मूला से हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं। उसके न्यूमेरिकल आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के करके दिखा दूंगा, जो कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। अभी फिलहाल इसका थ्योरी था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।